असुर एक ब्रह्म राक्षस पार्ट 4। पिछले भाग में आपने विक्रम और रेवती को देखा जो वीरान रेलवे स्टेशन के बाहर एक खूंखार स्टेशन मास्टर के चंगुल में फंस जाते हैं। स्टेशन मास्टर विक्रम को खत्म करने ही वाला होता है कि रेवती अपनी सूझबूझ और दैवीय शक्ति से विक्रम को बचा लेती है और स्टेशन मास्टर को देती है एक दर्दनाक मौत। लेकिन इन सब बातों से विक्रम अब भी अनजान है। क्या आने वाला सच कर देगा उसे हैरान? देखिए आगे। स्टेशन मास्टर की मौत की खबर सुन विक्रम सख्ते में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को दिखी झलकियां अचानक सच में कैसे बदल रही हैं। पूरा सच नहीं पर कुछ हद तक वैसा ही। रात को स्टेशन मास्टर विक्रम की नजर में उसे मार रहा था और सुबह खबर आई कि वो खुद किसी जानवर का शिकार हो गया। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी कि आखिर एक ही रात में ये सब क्या हो गया। कि तभी रेवती ने उससे कहा, पर कुछ भी हो विक्रम, उससे हमें क्या, हम मुसाफिर हैं यहाँ के लिए, ट्रेन आते ही हम निकल पड़ेंगे। अरे सही कह रही है मैडम, और वैसे भी स्टेशन मास्टर कोई भला आदमी थोड़ी ना था। उसे तो सभी लोग शैतान का पुजारी मानते थे। पर कुछ नहीं, चलो तैयार हो जाओ। रेवती की बात सुन विक्रम थोड़ा शांत हो गया और दोनों प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन का इंतजार करने लगे और फिर ट्रेन के आते ही अपने घर की ओर निकल पड़े। कई घंटों के सफर के बाद वो सामोली की घाटियों में पहुंच गए। ट्रेन सामोली स्टेशन पर रुकी और दोनों ट्रेन से निकल स्टेशन के बाहर आ गए। इससे पहले कि विक्रम रेवती से कुछ कहता, वो स्टेशन से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ गई। रेवती, उधर कहाँ? गांव तो इधर है। मेरा घर तो जंगल में ही है विक्रम। पर जंगल में तो तांत्रिक ओझा सभी रहते हैं। मैं उसी परिवार से हूँ। क्या? हाँ विक्रम, इसीलिए मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक का है। अब मैं चलती हूँ। यार, अब ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं गांव में रहता हूँ, जंगल में नहीं। कहना क्या चाहते हो विक्रम? रेवती, हमारे रास्ते अलग हैं, मंजिल नहीं। कल मैं तुमसे मिलने आऊंगा जंगल में। जंगल में? नहीं नहीं, मैं तालाब के किनारे मिलने आऊंगी। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर को निकल गए और अगली सुबह का इंतजार करने लगे। विक्रम तालाब के किनारे रेवती का इंतजार कर रहा था, पर सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन रेवती उससे मिलने नहीं आई। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। रेवती उससे मिलने क्यों नहीं आई? वो घर तो आ गया, पर पूरी रात बेचैनी में तड़पता रहा। रेवती के बारे में सोचकर अगली सुबह वो फिर से रेवती का इंतजार करने लगा, पर वो नहीं आई। इसलिए विक्रम ने तय किया कि वो खुद सामोली के जंगल के अंदर तांत्रिकों की बस्ती में जाएगा और इस काम के लिए उसने आधी रात को चुना। फिर चंद्रमा के सिर पर आते ही विक्रम निकल पड़ा सामोली की वादियों में बसे जंगल के अंदर अपनी रेवती को ढूंढने। आधी रात में अकेले जंगल में जाना विक्रम के लिए आसान नहीं था। वो निकल तो गया था, पर हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो तो भला हो मौसम का, जो आज बिल्कुल साफ है और चांद की रोशनी में विक्रम को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। नहीं तो जंगल में गूंजती भयानक आवाजें ही काफी थी जंगल में उसकी जान निकालने के लिए। लेकिन ये रेवती के लिए विक्रम का प्यार ही था कि वो इतनी हिम्मत कर पा रहा था। काफी देर जंगल में चलने के बाद विक्रम उस बस्ती के काफी करीब पहुंच गया और देखा कि वहां काफी हलचल थी। पर विक्रम ये समझ नहीं पा रहा था कि ये हलचल किसी खुशी की है या किसी मातम की, क्योंकि वहां मौजूद लोगों में कुछ खुश थे तो कुछ दुखी। विक्रम भी उसी बस्ती की हलचल में किसी गांव वाले की तरह शामिल हो गया ताकि पता कर सके कि रेवती कहाँ है। अरे काका, ये हलचल किस बात की है? क्यों, तुम्हें नहीं पता? अरे इतनी बात हो गई और कुछ पता ही नहीं तुम्हें? किस बस्ती के हो? अरे गुस्सा क्यों होते हो काका?
पता है मुझे, पर पूरी बात तो आप जैसा कोई जानकारी बता सकता है ना। और ये रेवती अभागन है बेचारी। कौन? रेवती और कौन? उस जल्लाद से शादी करनी पड़ेगी। रेवती की शादी की बात सुन विक्रम फिर से सकते में आ गया, मानो सुन्न सा हो गया हो। लेकिन उसने तुरंत ही अपना होश संभाला और शुरुआत से पूरी बात समझी। सामोली के जंगल के अंदर इस बस्ती में रहते तो थे तांत्रिक, लेकिन आपस में दो गुटों में बटे हुए थे। एक सकारात्मक शक्ति के उपासक थे तो दूसरी काली शक्तियों के उपासक। इसी भेद की वजह से कई बार उनके मतों में भी भेद आने लगे और इसी के साथ शुरू हो गई उनकी आपसी रंजिश कि कौन ज्यादा ताकतवर है। उन दोनों गुटों की तांत्रिक शक्तियों की लड़ाई से बस्ती में मातम छाने लगा, जिसे देख और सुन तपस्वी मृगांक अपनी साधना से जागे और उन दोनों की लड़ाई के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। फिर उनके बीच सुलह की बात रखी गई, पर कोई तैयार नहीं हुआ। काली शक्तियों के उपासक बोलने लगे कि सुलह करके उन्हें क्या हासिल होगा। वो लड़कर पूरी बस्ती पर अपना वर्चस्व हासिल करना चाहते थे, लेकिन तपस्वी मृगांक ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दोनों गुटों के बीच संबंध का प्रस्ताव रखा, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। कभी भी काली शक्तियों के उपासक और सकारात्मक शक्तियों के उपासकों के परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं हुए थे। इसलिए काली शक्तियों के उपासकों ने लड़ाई खत्म करने के बदले में वैवाहिक संबंधों पर मान गए, पर इस शर्त पर कि लड़का उनकी तरफ से होगा। ये सुनते ही दूसरे गुट में अफरा तफरी मच गई कि कौन देगा अपनी लड़की उन नास्तिकों को जिनका भगवान से ज्यादा शैतानों पर विश्वास हो। लोगों के बीच गहमा गहमी और तेज होने लगी कि तभी मृगांक बोले, शांत शांत, हम मंत्रों को साधने वाले तांत्रिक हैं। साधारण इंसानों की तरह लड़ना शोभा नहीं देता है। प्रस्ताव मैंने रखा है तो पूरा भी होगा। आज से ठीक 4 साल बाद जब मेरी बड़ी बेटी तेजस्विनी हर तरह से सिद्धि हासिल कर लेगी तब। लेकिन तब तक कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपनी अपनी साधना करेगा। हाँ तो तेजस्विनी करे शादी, रेवती के पीछे क्यों पड़े हैं ये लोग? अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है बच्चू। वो तेजस्विनी ऐन मौके पर भाग निकली, इसलिए तपस्वी मृगांक ने अपनी छोटी बेटी रेवती की शादी उससे तय कर दी। आज ब्रह्म मुहूर्त में उसकी शादी होनी है। उनकी बात सुनकर विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो किसी तरह रेवती का पता लगाकर उसके पास पहुंच गया, लेकिन विक्रम को देख रेवती को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रम सच में उसके सामने है। उसको लग रहा था कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जब विक्रम ने उससे कुछ कहा तो उसका भ्रम टूट गया। रेवती, बोलती क्यों नहीं? क्या ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? मेरी मर्जी तो कल तुमसे मिलने की थी, पर मर्जी से कहाँ कुछ होता है विक्रम। हमारी किस्मत एक नहीं। चले जाओ तुम यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए। तुम्हारे बिना तो बिल्कुल भी नहीं रेवती। विक्रम ने इतना ही कहा था कि दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई। दोनों घबरा गए कि कहीं किसी ने उनकी बात तो नहीं सुन ली, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये रेवती की सहेलियां थी जो उसे शादी के लिए लेने आई थी। काफी देर दरवाजा पीटने पर भी जब रेवती ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने खुद ही धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। खिड़की से देखा तो वो विक्रम के साथ भाग रही थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। तपस्वी मृगांक, रेवती किसी लड़के के साथ भाग गई। लड़कियों की इस चीख के साथ पूरी बस्ती में कोहराम छा गया। मृगांक की आंखें गुस्से से लाल हो गई और जिससे रेवती की शादी होने वाली होती है वो आग बबूला हो शैतानों की धमकी देने लगा। तभी तपस्वी मृगांक अपने तमस रूप में आ जाते हैं। बस एक शब्द और नहीं, अच्छा बुरा सब समझता हूं मैं। रेवती ने जो किया उसकी सजा उसे मिलेगी। मैं श्राप देता हूं, रेवती ने जिसके लिए भी ये कृत्य किया है कभी उसका सुख नहीं पाएगी, और जिसने भी उसे ये करने पर मजबूर किया है वो इस संसार के बंधनों में फंस कर रह जाएगा।
हमेशा हमेशा के लिए। क्या मृगांक के श्राप देने के बाद विक्रम और रेवती एक हो पाएंगे, या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, या फिर उनकी प्रेम कहानी कुछ और ही नया मोड़ ले आएगी? जान जाएंगे आप सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में। बस देखते रहिए डोडो टीवी की एक्सक्लूसिव सीरीज असुर एक ब्रह्म राक्षस, जिसके लेखक हैं पंचम प्रकाश। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।